स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आप सब कैसे हैं बच्चों आज हम हमारे फोर्थ स्टैंडर्ड का कंप्यूटर चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम दिया गया है कंप्यूटर जनरेशंस। क्या नाम दिया गया है? कंप्यूटर जनरेशन। बच्चों, वैसे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में कि पहले के ज़माने में कैसे कंप्यूटर हुआ करते थे और आज कैसे हैं, है ना बच्चों। मोबाइल भी एक तरह का स्मार्ट कंप्यूटर है। चलिए बच्चों, हम चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। तो मैं पहले कुछ चीज़ें आपको बता दूं बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर एक टूल है, और वो जो टूल है वो इंसान के लाइफ में कितना यूज़फुल है। कंप्यूटर की वजह से हमारी जो इंडस्ट्री है, यानी कि हम जहाँ पे हमारे मम्मी पापा काम करते हैं, फैक्ट्रीज़, गवर्नमेंट के से क्षेत्र में, एजुकेशन के फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में, साइंटिफिक रिसर्च के फील्ड में, लॉ, सोशल सर्विस, चाहे आर्ट, चाहे म्यूज़िक, चाहे पेंटिंग्स हों, इन सब फील्ड्स में, एरिया में कंप्यूटर यूज़ होता है। आपने देखा होगा, आपको भी हम कंप्यूटर लैब ले गए हैं जहाँ पे प्रोजेक्टर की मदद से सिखाते हैं ना। तो कंप्यूटर आज हर जगह यूज़ में है। और बच्चों, इसी तरह किसी ने खूब सही कहा है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। इसका मतलब ये होता है कि जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो वजह बनती है कि हम कोई नई चीज़ इन्वेंट करें। क्या करें? इन्वेंट करें। बिल्कुल ऐसा ही सही है कंप्यूटर के लिए भी बच्चों। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे बताया गया है कि आदमी जो है वो उसने कितने रिसर्च किए कंप्यूटर के ऊपर, और फिर आज फाइनली वो कैलकुलेटिंग डिवाइस बना पाया। चलिए बच्चों, हम एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में कुछ एराज ऑफ कंप्यूटर से समझते हैं। तो बच्चों, कभी ऐसा भी ज़माना था, कैन यू सी दिस इज़ कॉल्ड एबेकस। इसको क्या बोलते हैं? एबेकस। आप देख सकते हैं बच्चों, ये वुडन का बना हुआ है। इसमें हॉरिजॉन्टल आप देख सकते हो, वर्टिकल ये गए हैं अपने पिलर्स हैं। इनमें बीड्स, जो बटन जैसे लगे हुए, इनको बीड्स बोलते हैं, बीड्स हैं। ये डिवाइस हम यूज़ करते थे सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए। यस, किस लिए यूज़ करते थे? सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए। तो ये तो मैन्युअल एरा था। मैन्युअल एरा का मतलब आप अपने हाथ से ऊपर नीचे बीड्स को करेंगे तो पता चलेगा। ऐसे ही बच्चों, यहाँ पे बताया गया है कि इसमें जो रैक है, रैक में बीड्स लगे हुए हैं, उनको ऊपर नीचे आप करेंगे तो माइनस प्लस जो है वो होता है। तो ये एक काफ़ी अच्छा तरीका था पुराने ज़माने में, पर इससे कोई ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं पॉसिबल है। ऐसे ही बच्चों, अब यहाँ पे बताया गया है कि दूसरा जो बताया गया है वो जॉन नाइपर्स बोन है। क्या नाम है? जॉन नाइपर्स बोन। आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये देखिए, इस पर किस तरह रोज़ में नंबर लिखे हुए हैं 0 to 9। यस, अच्छा। तो क्या दिया इस मशीन के बारे में? तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है। इसको डेवलप किसने किया है बच्चों? स्कॉटिश मैन, जिसका नाम था जॉन नाइपर, उन्होंने इसको डेवलप किया। इसमें अगर हम देखें तो रॉड्स हैं, आप देख सकते हो, देयर आर 9 रॉड्स, और नंबर्स लिखे हुए हैं, और 0 to 9 जो नंबर लिखे हुए हैं उनको बोन्स बोलते हैं। तो ऐसे ये मशीन काम करती है। द नेक्स्ट वन इज़ मैकेनिकल एरा। तो बच्चों, हमने पहले क्या पढ़ा? मैनुअल एरा, जिसमें हाथ से ऊपर नीचे करते हैं ऐसा। अब मैकेनिकल एरा, जिसमें मतलब टूल्स हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला जो मैकेनिकल कैलकुलेटर है डेवलप किया गया है विलियम सिकर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम सिकर्ड के द्वारा। ये एक प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिजन में। किस में है? यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिजन, वहाँ पे हैं। और 1942 की बात है। उस समय यहाँ पे बताया गया कि जो यंग फ्रेंच फिलोसोफर है, यानी फ्रांस से मैथमेटिशियन है, उनका नाम है बैल्सी पास्कल। क्या नाम है? बैल्सी पास्कल। तो उन्होंने मैकेनिकल एडिंग मशीन बनाई, जिसका नाम उन्होंने रखा पैस्कलाइन। क्या रखा? पैस्कलाइन। इस पे क्या हो सकता है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आप देख सकते हो इस मशीन को, पैस्कलाइन को रोल करेंगे तो ऊपर नंबर आएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों किसके बारे में? लेबिजेंस कैलकुलेटर। लेबिजेंस कैलकुलेटर, तो इसको भी एक मैथमेटिशियन ने बनाया, जिसका नाम है गॉटफ्रेड
लेस्बिन्स, क्या नाम है, गॉडफ्रेड लेस्बिन्स। तो उन्होंने कैलकुलेटर बनाया कौन से ईयर में, 1650 में। इसमें भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड पॉसिबल है। आपको इसको ध्यान से देखिए मशीन को, ठीक है, ओके। अब बच्चों हम आगे बढ़ेंगे और आगे हमें नेक्स्ट क्या दिया गया है, हमें आगे नेक्स्ट ये दिया गया है, इसमें देखते हैं कौन से मशीन है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ जैकवर्ड्स लूम। बच्चों लूम के बारे में तो आपने पहले भी एसएस में अगर पढ़ा होगा तो पढ़ने को मिलेगा लूम्स के बारे में। आप देख सकते हो यहाँ पे वुडन का कुछ समथिंग बना हुआ है। एक्चुअली उसमें कैसा होता है कि लूम्स तो इन टेक्सचराइजिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, जहाँ पर कपड़ा या धागा बनने का काम होता है वहाँ पर। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। तो 1801 में जोसेफ मारी जैकवर्ड ने इन्वेंट किया पावर्ड लूम। पावर्ड मतलब किसी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला। और इसमें बताया गया यूज पंच्ड वुडन कार्ड। यस, पंच्ड वुडन कार्ड मतलब वुड के ऊपर कार्विंग करके उसको छपाई करने का ऐसा पैटर्न बताया गया है, पिक्चर बताया गया, टेक्स्ट बना सकते हो आप इस मशीन की मदद से। कोई पिक्चर ड्रॉ करना हो गया या कुछ लिखना हो गया, जैसे आप देखते हो कि आप कंप्यूटर में टाइप करते हो तो पहले टाइपराइटर था, ऐसे ये मशीन से भी पिक्चर बनाना और लिखना पॉसिबल था। यस, दिस कैन बी टेकन एज द फर्स्ट रीड ओनली मेमोरी। तो इसको हम मान सकते हैं किसके हिसाब से, यानी कि ये ऐसा डिवाइस था जो जैकवर्ड लूम ने बनाया था। यस, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का मतलब क्या होता है, जो मेमोरी को सिर्फ पढ़ सकता है ऐसा। फिर बैगेज इंजन। तो बैगेज इंजन आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास है। तो बैगेज इंजन कैसा है, किसने बनाया, चार्ल्स बैगेज। वैसे तो हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी किसको मानते हैं, चार्ल्स बैगेज को मानते हैं। A mathematics professor designed an automatic calculating machine in the year 1822. He called it difference engine. ओके, तो उन्होंने मशीन बनाई और इसमें भी कैलकुलेटिंग होता है और उन्होंने इसका नाम और उन्होंने क्या बताया इसको, डिफरेंस इंजन। क्या नाम दिया, डिफरेंस इंजन। ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट है एनालिटिकल इंजन। आप देखेंगे चार्ल्स बैगेज के 10 साल बाद ये बनाया गया एनालिटिकल इंजन्स। तो क्या था इसमें देखते हैं। इन 1832 बैगेज Bendnod work on his differential engine in favor of another project. He considered to be far superior a machine. He called it analytical. तो फिर उन्होंने दूसरा इम्प्रूव वर्जन बनाया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। यस, और ये जो मशीन है वो ज़्यादा अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। ऐसा कुछ चीज़ें हैं बच्चों जो हमें अपने माइंड में रखना चाहिए। जैसे एनालिटिकल इंजन was programmable, and in order to write programs Baggage employed Ada Lovelace, यानी daughter of poet Lord Byron, who became the first programmer in the world. अच्छा बच्चों, तो इसमें बताया गया है कि किसी की ज़रूरत पड़ती है। यस, यहाँ पे बताया गया किसी को एम्प्लॉयड किया गया है और वो पहले प्रोग्रामर बने दुनिया के जिन्होंने इसके ऊपर काम किया। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एरा। इलेक्ट्रॉनिक एरा तो अब आप मशीन एरा से आगे आ गए, अब इलेक्ट्रॉनिक एरा। इलेक्ट्रॉनिक एरा में क्या बताया गया आपको कि बच्चों 1946 में बहुत इलेक्ट्रॉनिक वर्जन्स निकले, जिसमें मार्क आई, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये सब डेवलप हुए। और इनको डेवलप करने वाले कौन थे, जे प्रिस्पर इकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मॉन्सली, इन्होंने बनाया। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है पेंसिल्वेनिया। क्या नाम दिया गया है, पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। तो ये बताया गया कि ये पहला फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाला कंप्यूटर था। कहाँ पर बताया गया है, मिलिट्री के यूज़ के लिए, मायरलैंड मिलिट्री में यूज़ किया गया था। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे नेक्स्ट बताया गया है कि अब The basic behind the store program digital computers was developed by Dr. John von Neumann. अब जो स्टोरेज का प्रॉब्लम है, स्टोर करने वाला है, उसको किसने डेवलप किया, जॉन वॉन न्यूमन ने। और 1952 में उन्हें स्टोर्ड प्रोग्राम करके कॉन्सेप्ट जो है वो दिया।
और इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर उन्होंने डेवलप किया, यानी कि एक मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन डेवलप किया। और वो जॉन वॉन का जो है उसने उनकी आइडिया को इंट्रोड्यूस किया। अब ये मशीन में स्टोरिंग भी हो सकती थी और डेटा भी जो है वो बाइनरी फॉर्म में, बाइनरी आप आगे पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा बाइनरी कैसा है, यानी कि डेटा जो है वो किस कोड में लेना है, कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस करना है, फिर रिज़ल्ट दिखाना है, और डेटा किस तरह स्टोर करना है। तो वो दोनों जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया? जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया। फिर आगे बताया गया कि 1949 में कैम्ब्रिज ऑफ यूनिवर्सिटी में जो ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं प्रोफेसर मॉर्सी वाल्क्स, उन्होंने डेवलप किया इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। क्या बनाया उन्होंने? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, यानी कि स्टोरेज भी और कैलकुलेटर भी, ऐसा डिवाइस उन्होंने बनाया। अब ये बताया गया कि इसमें वो एडिशन परफॉर्म कर सकता था, इसमें भी स्पीड होती है कि आप कितनी जल्दी कोई चीज़ें मल्टीप्लाई कर सकते हो या प्लस कर सकते हो। तो माइक्रो सेकेंड लिया गया है बच्चों, या माइक्रो सेकेंड मतलब बहुत, आप समझ सकते हैं जल्दी। अब उसके बाद यहाँ पे दूसरा बताया गया है कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो डिफरेंट कंप्यूटर रहे हैं, उनके डिफरेंट नेम रहे हैं। तो ऐसे ही यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है जिसमें बताया गया है कि ये पहला डिजिटल कंप्यूटर था। जैसे कि IBM, यूनिवर्सल अकाउंटिंग कंपनी, इन सब ने मिलके जो है इसको प्रोड्यूस किया, यानी कि बनाने का काम किया। आज तो आप एसर, HP, डेल ये देखते होंगे। तो ये पहला कमर्शियल लार्ज स्केल पे कंप्यूटर था जो बना, यानी 1951 में ये बना भी और बिका भी। तो बच्चों अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कंप्यूटर्स के बारे में, और कंप्यूटर के बारे में हमें ये बताया गया कि भाई कंप्यूटर जो है वो मैनुअल एरा में भी हैं जब हम हाथ से काम करते थे, मैकेनिकल एरा भी हैं जब हम मशीन की मदद से काम करते थे, और फिर डिजिटल एरा भी है, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से ना डिजिटल एरा भी है जब हमने डिजिटल से भी काम करना चालू किया। नाउ द नेक्स्ट वन इज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो बच्चों मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जब हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि कंप्यूटर और कितने ज़्यादा एडवांस होते जाते हैं। तो ये आता है यहाँ पे, हर एक जनरेशन के साथ कंप्यूटर एडवांस्ड है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट जनरेशन के बारे में बताया गया है कि 1942 से 1955 तक। यहाँ बताया गया है कि द कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन यूज़ इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व्स, यानी वैक्यूम ट्यूब्स, ये आपको यहाँ दिए हैं, एज द बेसिक कंपोनेंट फॉर मेमोरी एंड सर्क्यूलेटरी फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी अपनी मेमोरी के लिए और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए वो क्या वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किया करते थे। दिस वैक्यूम ट्यूब्स वर फर्गाइल ग्लास डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब्स। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये वैक्यूम ट्यूब्स हैं जो बल्ब की तरह दिखते हैं, इनकी मदद से कंप्यूटर जो हैं चलते थे। यस, अब इसमें बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मिलता है तो ये काम करते थे। तो इसके फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहली बात यहाँ पे क्या बताया गया है कि ऐसे जो कंप्यूटर हैं कंप्यूटेशन यानी कि प्लस माइनस जो भी है फंडामेंटल ऑफ ऑपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर से मतलब बन के चलता है, इलेक्ट्रॉनिक का यूज़ करके चलता है ऐसा। अब इसमें डिसएडवांटेजेस क्या है? तो सबसे पहला डिसएडवांटेज दिया है बच्चों, टू बल्की इन साइज़। बल्की का मतलब क्या होता है? कुछ ज़्यादा ही बड़ा। एयर कंडीशनिंग रिक्वायर टू कंट्रोल द टेम्परेचर। तो ये हॉट हो जाता था और इसकी हीट रिमूव करने का कोई तरीका नहीं था या मिनिमाइज़ करने का, तो कंप्यूटर बहुत जल्दी इसका टेम्परेचर गर्म हो जाता था। पॉन टू फ्रिक्वेंट हार्डवेयर फेलर। अब इसके जो हार्डवेयर हैं यानी कि वो चीज़ें जो सिस्टम हैं वो कभी कभी गड़बड़ भी हो जाते हैं ज़्यादातर। कमर्शियल प्रोडक्शन वॉज डिफ़िकल्ट एंड कॉस्टली। इन फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर बनाना अपने आप में डिफ़िकल्ट भी था और पैसे भी ज़्यादा लगते थे। स्लो इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। अगर हमने कोई डेटा टाइप किया, डेटा टाइप करने के बाद उसका आउटपुट आने में, रिजल्ट में भी समय लगता था। तो दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट इज़ सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन के बारे में बताया गया है कि ये सेमी कंडक्टर ट्रांजिस्टर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेमी कंडक्टर ट्रांजिस्टर को यूज़ करके, यानी कि ये डिवाइस यूज़ करके ये कंप्यूटर बनते हैं। ये चीपर हैं, लेस पावर खाते हैं, ठीक है,
और साइज़ भी ठीक ठाक है इनका, फास्टर भी हैं, रिलायबल भी हैं वैक्यूम से कंपेयर करें तो। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस का टाइप ऑफ जनरेशन कंप्यूटर? पहला बताया गया कि स्मॉल साइज़ में है कंपेयर करें फर्स्ट से, मोर रिलायबल यानी जिसके ऊपर आप ज़्यादा डिपेंड हो सकते हैं, कम गर्मी करता है, हार्डवेयर फेलर भी बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा कमर्शियल इसका यूज़ यानी व्यापार में, बिजनेस में आपको देखने को मिलेगा। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? टू बल्की इन साइज़। यस, इसमें भी बताया गया है कि साइज़ में कुछ ज़्यादा ही बल्की है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बताया गया है इसमें भी कंडीशनिंग चाहिए टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, हार्डवेयर इसमें भी फेल होने के चांस हैं। फिर कमर्शियल प्रोडक्शन इसका भी डिफ़िकल्ट हो गया, और कॉस्ट भी इसका डिफ़िकल्ट हो गया तो महंगा हो गया। इसमें भी स्लो इनपुट और आउटपुट जो ऑपरेशंस हैं, तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट इसके डिसएडवांटेज और जो पहला वाला फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर उसके डिसएडवांटेज सेम ही हैं, बट फिर भी एडवांटेज में थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। नाउ वी शैल गो फॉर द थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन आप देख सकते हो उसका, उन कंप्यूटर में ये से चिप लगते हैं। तो ये जो आपको बताया गया है इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी चिप्स, ये चिप्स लगता है। द न्यू माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी वॉज कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स। द आईसी वॉज इन्वेंटेड बाय जैक किलबाई इन द ईयर 1958। तो जैक किलबाई ने इसको इन्वेंट किया। और इसके एडवांटेज क्या रहे कि सबसे पहला स्मॉलर इन साइज़ था दूसरे जनरेशन के मुकाबले, इसके ऊपर आप ज़्यादा डिपेंड हो सकते हो, इसका खर्चा भी कम है, और आप कहीं पे इसको इजीली लेके भी जा सकते हैं। कमर्शियल प्रोडक्शन के हिसाब से भी ये आसान था और सस्ता था। बट इसमें दो ही प्रॉब्लम्स थी। पहला प्रॉब्लम क्या? एयर कंडीशनिंग को लेकर के। दूसरा क्या था? यस, अच्छा, अब इन तरह के चिप्स को बनाने के लिए क्या करना पड़ता था? ज़्यादा तरीके से, यानी कि चिप्स को बनाते वक्त ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता था, ऐसा। देन फोर्थ जनरेशन में क्या बताया गया है बच्चों? फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में बताया गया कि इन्होंने, अब ये तो आपको रोज़ मतलब अभी आप जो भी कंप्यूटर यूज़ करेंगे उसमें ये आपको चिप देखने को मिलेंगी, तो अब तो ऐसे ही होती है चिप बच्चों। इसका नाम था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड VLSI सर्किट्स। तो ऐसा सर्किट आपको देखने को मिलता है। इसमें बताया गया है कि 5000 ट्रांजिस्टर जो हैं और जो एलिमेंट हैं, सर्किट्स हैं, वो सिंगल चिप में हैं। और ये एक तरह से माइक्रो कंप्यूटर है फोर्थ जनरेशन में देखें तो। माइक्रो मतलब और भी ज़्यादा छोटा। तो फोर्थ जनरेशन के बारे में हमने बात की और हमने समझा भी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में। और ये कंप्यूटर ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा भरोसेमंद है, हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, अफोर्डेबल भी है, सस्ता भी है। यस, तो एक तरीके से क्रांति आप बोल सकते हो पीसी में, यानी कि कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर में क्रांति इसने ला दिया। यस, इस सर्किट चिप ने ला दिया। अच्छा, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? स्मॉलर इन साइज़ बिकॉज ऑफ हाई कंपोनेंट डेंसिटी। तो साइज़ भी इसका छोटा है, हीट भी नहीं ज़्यादा करता है, फास्ट कंप्यूटेशन करता है, पावर भी कम लेता है, एयर कंडीशनिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर इसको भी थोड़ा बनाना केयरफुली है। और इसमें जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी ही ज़्यादा ज़रूरत रहती है, स्किल्ड लोग चाहिए। अब हमारे पास बच्चों क्या है? नेक्स्ट वन क्या है? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। आपको पता है 1991 के बाद कंप्यूटर में और भी ज़्यादा क्रांति आई। तो हमने तो वहाँ पे VLSI देखा था, यहाँ पे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड से, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। अब तो सर्किट चिप्स ऐसे बनने लग गए थे। अब कंप्यूटर की पावर और डबल हो गई, प्रोसेसर भी उसका तेज हो गया और बढ़िया से काम करने लग गया। यस, और कंप्यूटर का जो अर्थमेटिक और लॉजिकल जो सेंट्रल यूनिट प्रोसेस है वो और बेटर हो गया। अब इसमें बताया गया है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक बताए गए हैं कि क्या क्या हैं। सबसे पहले तो जो कॉस्ट थे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के वो कम हो गए, इसमें से आराम से चीज़ें सस्ते में हो जाती हैं। दूसरा, इसका हाई स्पीड प्रोसेसिंग इसमें लगा हुआ है, यानी इनपुट आउटपुट आराम से हो सकता है। आपने कुछ यहाँ टाइप किया तुरंत आपको नज़र आएगा स्क्रीन पर। फिर उसके बाद डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है कि इसमें भी लैंग्वेज जो है डेवलप की गई। फिर उसके बाद ये एक तरीके से देखा जाए तो एडवांस कंप्यूटर है, यानी कि सुपर कंप्यूटर है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब आदमियों के द्वारा बनाया गया कोई समझदार चीज़ ऐसा, और ये बिल्कुल ह्यूमन की तरह बिहेव करता है।
तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि इम्पोर्टेंट की क्या मतलब कंप्यूटर की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में और एक्टिविटी में। फिर हमने पढ़ा कि पहले के जो डिजिटल कंप्यूटर हुआ करते थे जैसे एबेकस, और आज के जो डिजिटल कंप्यूटर वो कितने अलग हैं। फिर जनरेशन के बारे में भी पढ़ा, और फिर यहाँ पे बताया गया दुनिया में सबसे पहला प्रोग्रामर कौन था। आडा लॉवलेस। आडा लॉवलेस। चार्ल्स बैगेज जो मैथमेटिशियन हैं वो फादर ऑफ कंप्यूटर माने जाते हैं। उन्होंने एक ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन बनाया था 8 ईयर 1822 में। ओके बच्चों।